तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो नॉमेनक्लेचर सीखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एक दो क्वेश्चन हम उसमें और कर लेते हैं, फिर हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है जी। तो आप एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, इसका नाम मुझे बताओ। इसका आईयूपैक नेम आपने मुझे बताना है। क्या मेरी आवाज सबको आ रही है जी? यस सर। ओके, तो जल्दी से इसका नाम बताएंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हो गया जी? दिस कैन बी रिटन लाइक, देखो उसको और कैसे लिख सकता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH3, ऐसे लिख रहा हूँ यहां से, है ना? ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बताओ जिसका नाम। प्लीज जल्दी से आंसर दे जी, अदरवाइज मैं करवा देता हूँ। देखो मैं ही करवा देता हूँ। अब जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो हमें वो चेन का पार्ट कंसीडर करने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो देखो नंबरिंग कैसे होगी। देखो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगे हैं? दूसरे कार्बन पे लगा है मिथाइल और तीसरे पे लगा है इथाइल। अब अल्फाबेटिकली इथाइल कम्स फर्स्ट, सो 3 इथाइल। उसके बाद आ जाएगा 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन हैं पेरेंट चेन में? कितने कार्बन है जी? 5 कार्बन है। तो उसके लिए लिख दूंगा पेंटा, और पहले पे डबल बॉन्ड और तीसरे पे डबल बॉन्ड, तो पेंटा 1,3 डायाइन। क्या नाम आएगा इसका? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटा 1,3 डायाइन। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई जी? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इसमें, दैट इज आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना। आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। तो अगर आपसे मैं सिंपल भाषा में आइसोमर की डेफिनेशन पूछता हूं, सो व्हाट आर आइसोमर्स? व्हाट डू मीन बाय आइसोमर्स? So which have same हाँ, which has same molecular formula but different physical and chemical properties. Two compounds which are having same molecular formula but have different physical and chemical properties are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. ठीक है जी? बात क्लियर होगी ये बात?
आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कोई भी दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा आ गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वो फर्दर देखो कितने तरह के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आ जाता है इसमें चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। चेन के बाद दूसरा आ जाता है पोजीशन, तीसरा आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, और लास्ट आ जाता है इसमें मेटामेरिज्म। देखो एक बात तो हर आइसोमेरिज्म में कॉमन चलने वाली है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो वो बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करता हूं चेन आइसोमेरिज्म। जैसा नाम ही बोल रहा है, किसमें वेरिएशन आएगी, कार्बन चेन के नंबर में वेरिएशन आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12। तो देखो उसको कैसे कैसे मैं ड्रॉ कर सकता हूं। सिंपली एक तो इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं जी, CH3 CH2 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 और CH3 लिख सकता हूं ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज एन पेंटेन या नॉर्मल पेंटेन। यहां पर कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। और इसको कैसे लिख सकता हूं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। अब इसका क्या नाम होगा जी, देखो 1 2 3 4, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। अब 4 ही कार्बन है चेन में, 5 नहीं है। देखो 1 2 3 4, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितने कार्बन की चेन आई, 4 कार्बन की चेन आई। अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एन पेंटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, दीज आर चेन आइसोमर्स, बिकॉज दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है C5H12, बट एन पेंटेन में प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, जबकि 2 मिथाइल ब्यूटेन में 4 कार्बन प्रेजेंट हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को मैं क्या बोलता हूं, चेन आइसोमर्स बोलता हूं। यहां पर देखो 5 की चेन है, यहां पर 4 की चेन। समझ गए बात को, क्या आपकी बात समझ में आई है ये? Yes. अब ये भी देखो कंपाउंड है जिसका नाम है 1 2 3 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। कितने कार्बन की चेन है यहाँ पे, 3. 3 कार्बन की चेन है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ही है। अगर आप काउंट करके देखो हर केस में, तो इनमें क्या रिलेशन आ गया जी, देखो चाहे एन पेंटेन और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन के बीच में रिलेशनशिप पूछेगा, आपका आंसर चेन आइसोमेरिज्म होगा। चाहे वो आपसे रिलेशनशिप पूछ ले, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, अगेन आंसर इज चेन आइसोमेरिज्म। तो क्या आपको चेन आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ? Yes, sir. सबको चेन आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया जी? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। अब होगा क्या यहां पर डिफरेंट,
यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकता है कार्बन चेन के अलोंग, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। ये कैसा आइसोमेरिज्म दिखाएंगी दोनों? ये दिखाएंगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। कैसे, वो देखते हैं। देखो जी, ये मैंने ब्यूट 1 इन लिखा, देखो 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट 1 इन। सिमिलरली ब्यूट 2 इन भी लिखता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, देखो 1 2 3 4, दिस इज ब्यूट 2 इन। अब अगर आप ब्यूट 1 इन में देखेंगे और ब्यूट 2 इन में देखेंगे तो दोनों में 4 कार्बन है, बट वो किसकी पोजीशन में डिफर कर रहे हैं? वो पोजीशन में डिफर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, है ना? आप इस बात को समझे या नहीं? Yes, sir. So what are position isomers? Position isomers have same molecular formula, but they have different position of functional group on the carbon chain. For example, but 1 ene and but 2 ene. क्लियर है? Yes, sir. ओके जी। अब इसके बाद हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो जैसा नाम बोल रहा है, नाम क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक से ज्यादा होंगे। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा हूं अब आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि अल्कोहल और ईथर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि अगर मैं 2 कार्बन वाला अल्कोहल लिखूं और 2 ही कार्बन वाला ईथर लिखूं तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। बोलो जी 2 कार्बन वाला अल्कोहल का फॉर्मूला, जल्दी से आंसर दो। CH3 CH2 इथेनॉल, हो गया जी, है ना। अब 2 कार्बन वाला ईथर कैसे लिखूंगा? देखो ये ईथर लिंकेज है, एक तरफ को भी मिथाइल लगा दो, दूसरी तरफ को भी मिथाइल लगा दो, तो ये 2 कार्बन वाला ईथर हो गया। इसका नाम डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन, आईयूपैक नेम इसका। अब देखो जी, अगर यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं तो कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 1। चाहे आप यहां पर चेक कर लो, चाहे आप यहां पर चेक कर लो, सेम सिनेरियो दोनों जगह है। बट डिफर किस में कर रहे हैं? एक में फंक्शनल ग्रुप OH है और एक में फंक्शनल ग्रुप आपका ईथर है। तो ऐसे 2 कंपाउंड्स को मैं क्या बोलता हूं? फंक्शनल आइसोमर्स बोलता हूं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. इसमें एक पेयर आप और याद रखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन भी। एल्डिहाइड और कीटोन भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म पेयर में शो करते हैं। अब देखो, आप मुझे बोलो 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड का फॉर्मूला बोलना जरा। प्रोपेनॉल, CH3 CH2 CHO, ऐसे ही होगा जी, दिस इज प्रोपेनल। अब 3 कार्बन वाला कीटोन बोलो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड हो गई, ये 3 कार्बन वाला कीटोन हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, C3H6O, यहां पर भी देख लो C3H6O, बट यहां पर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है और यहां पर फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है। इसलिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनटोन? दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ वन अनदर।
क्या आपसे इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, क्या आंसर दोगे आप आंसर दोगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, आप आंसर दोगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात समझ गए जी? यस और नो? Yes, sir. ओके, यहां तक क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. इसका नाम भी लिख लो, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नाम है मिथॉक्सीमीथेन। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या बचता है हमें इसमें? हमें बचता है मेटामेरिज्म। अब देखो जो मेटामेरिज्म है वो कब अराइज होता है, उसके लिए हमें बाई फंक्शनल ग्रुप चाहिए। ग्रुप का मतलब जिसमें मैं दोनों साइड को कार्बन चेन जोड़ सकता हूं। तो कौन कौन से आपने बाई फंक्शनल ग्रुप देखे? मेरे को 2 एग्जांपल बताओ बाई फंक्शनल ग्रुप के। आज ही क्लास में मैंने आपको 2 बाई फंक्शनल ग्रुप दिखाए हैं। वन इज, आंसर दो जी, ईथर, अनदर वन इज कीटोन। ये बाई फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब देखो, जब मैं ईथर लिंकेज में दोनों साइड अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, मान लिया एक बार मैंने लिख दिया, देखो इस तरफ CH2 CH3, इस तरफ लिख दिया CH2 CH3, ठीक है। दूसरी बार मैंने क्या किया, CH3 CH2 CH2 OCH3। देखो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ पहले क्या था, इथाइल इथाइल था। फिर फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ को क्या आ गया, प्रोपाइल आ गया, एक तरफ को मिथाइल आ गया। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये मेटामेरिज्म है। हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मेटामेरिज्म में क्या देखा हमने, हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, हैविंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन द आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी। अब यही चीज आप कीटोन में भी कर सकते हो सेम तरीके से। कैसे, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH2 CH3, और कैसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी आपस में मेटामर्स है। आईयूपैक नेम बता देंगे ना इनके? बताओ जी इनके आईयूपैक नेम, जो 2 कीटोन लिखे मैंने। सर फर्स्ट वाले का है पेंटेन 3 ओम। बिल्कुल ठीक है जी। तो दूसरे का पेंटेन 2 ओन, और एक 2 आएगा 3 आएगा, देखो 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन 3 ओन। और यहां पे देखो 1 2 3 4 5, दिस इज पेंटेन 2 ओन।
तो कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन में क्या रिलेशन है, तो वो एक दूसरे के मेटामर्स हैं। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. तो मुझे एक बार इसको अच्छे से देख के बताओ कि आपको चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म क्लियर हुआ क्या? अच्छा, आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपेन 2 ओल में कौन सा आइसोमेरिज्म है? बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। पोजीशन। आंसर इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी पेपर में, कर लेंगे ना इजीली ऐसे क्वेश्चन? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। तो अब हम इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है, उसमें मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। अब देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का मतलब कि जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी या एटम्स की ओरिएंटेशन होगी वो 3 डायमेंशनल स्पेस में डिफर करेगी, है ना? सो व्हाट आर स्टीरियोआइसोमर्स? द कंपाउंड्स व्हिच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस। तो ये दो तरह का होता है। एक को बोलता हूं मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक को बोलता हूं मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? जैसे सिस ट्रांस होते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमर होते हैं। अब ये सिस और ट्रांस क्या होते हैं वो अभी आपको बताते हैं। मान लिया कि जैसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ब्यूट टू इन लिख रहा हूं, दिस इज ब्यूट टू इन 1 2 3 4, ठीक है जी। ये क्या है? ब्यूट टू इन है। अब अगर ये ब्यूट टू इन सिस है ट्रांस है, वो कैसे पता लगेगा? अब देखो, अगर डबल बॉन्ड के सेम तरह के ग्रुप एक तरफ को आ जाएं तो वो कॉन्फ़िगरेशन होती है सिस। अगर वो एंटी हो जाए तो उसको बोलता हूं ट्रांस। उसको क्या बोलता हूं? ट्रांस। अब ये देखो 1 2 3 4, तो ये क्या लिखा मैंने? दिस इज ट्रांसब्यूट टू इन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन cis butene and trans butene? These are geometrical isomers। क्या आपको ये बात समझ में आई?
यस और नो? Yes. प्लीज रिप्लाई। क्या आपको बात समझ में आ गई है? Yes, sir. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट ज्यादा तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैं डी और एल आइसोमेरिज्म भी बोलता हूँ। इसमें डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की ओर घुमाए उसको बोलता हूं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एल का मतलब लिवो रोटेटरी, है ना? कोई भी ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाए उसको बोलता हूं लिवो रोटेटरी। समझ गए? Yes, sir. क्लियर है जी बात आपको? आगे चलते हैं फिर। अब देखो, कुछ क्वेश्चन तो आपसे जो मैंने आपको कल असाइनमेंट भेजी थी उसके सॉल्व हो गए हैं, बाकी भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब देखो, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है वो किस तरह से होता है। मान लिया कि मेरे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। तो उसमें दो चीजें होती हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर अटैक होता है, और अटैकिंग रिएजेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो पार्ट होता है जिसके द्वारा अटैक करवाया जाता है। ठीक है, जब ऐसा होता है तो रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकता है? वो कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बे अनायन हो सकता है, वो फ्री रेडिकल हो सकता है, और लास्ट में वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? प्रोडक्ट। अब ये अटैकिंग रिएजेंट कोई इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ये कोई बेस हो सकता है। तो हर ऑर्गेनिक रिएक्शन इस प्लेटफॉर्म पे चलता है। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हुई कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को मैं सबस्ट्रेट बोलता हूं, दूसरे पार्ट को मैं अटैकिंग रिएजेंट बोलता हूं। सबस्ट्रेट किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर अटैक होता है। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का वो पार्ट होता है जिसके द्वारा अटैक सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के ऊपर करवाया जाता है। तो जब ऐसा होता है तो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनते हैं। इंटरमीडिएट जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज होती हैं। कई बार हम उनको रिएक्शन में ट्रैप कर पाते हैं, कई बार ट्रैप नहीं कर पाते, और एट लास्ट वो इंटरमीडिएट जो है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है जी, क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई? यस और नो?
Yes, sir. ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा इसमें टॉपिक fission of a covalent bond। fission of a covalent bond। अब देखो, दो तरीके से मैं किसी बॉन्ड को तोड़ सकता हूं, आइदर होमोलिटिकली और हेट्रोलिटिकली। तो फर्स्ट है इसमें होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया कि मेरे पास आर एक्स है, अल्काइल हैलाइड है। जब मैं इस बॉन्ड के ऊपर हीट या लाइट किसी आउटसाइड सोर्स से डालता हूं तो ये होमोलिटिकली टूट जाएगा। होमोलिटिक फिजन को मैं फिश हुक एरो से दिखाता हूं। उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक आर की तरफ चला जाएगा, एक एक्स की तरफ चला जाएगा, तो आर रेडिकल और एक्स रेडिकल यहां पर बन जाएंगे। इस आर रेडिकल को मैं क्या बोलता हूं? दिस इज एल्काइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो होमोलिटिक फिजन से क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल बनते हैं। जबकि दूसरे फिजन की बात करता हूं तो उसको बोलता हूं मैं हेटेरोलिटिक फिजन। अब जब भी हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो हेटेरोलिटिक फिजन से क्या बनते हैं? कार्बोकेटायन और कार्बेनायन। वो कैसे बनते हैं वो जरा यहां पर ध्यान दो। ठीक है, अब देखो, इसको मैं कंप्लीट एरो से दिखाता हूं। वो कंप्लीट एरो ऐसे भी हो सकता है, वो कंप्लीट एरो ऐसे भी हो सकता है। एरो जस्ट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखाता है। अब देखो, जैसे मान लिया कि CH3 और X के बीच में एक बॉन्ड है। अब यहां पर क्या है? X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब X अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इट इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड दिस हेलोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ को माइग्रेट हो जाएंगे, जिस वजह से CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और X के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कार्बो। समझ गए? Yes, sir. ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस CH3 के साथ अगर मैं कोई Z ग्रुप लगा दूं, ठीक है, तो यहां पर ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अब Z क्या है? Z के कंपैरिजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन अपनी तरफ को खींचेगा। कार्बन अपनी तरफ को खींचेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, जेड के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन बेयरिंग द नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्बे एनायन। ठीक है, तो ये फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से मैंने आपको ये समझाना था कि जब मैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन करता हूं, बॉन्ड को दो तरीके से तोड़ा जा सकता है। वन इज होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन का मतलब कि जब मैं किसी कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर हीट या लाइट डाल रहा हूं तो होमोलिटिकली वो टूट रहा है। होमोलिटिक का मतलब सिमेट्रिकली वो टूट रहा है, तो वहां पर फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। और जब मैं किसी बॉन्ड को हेटेरोलिटिकली फ्यूज करता हूं या तोड़ता हूं तो उसको मैं अनसिमेट्रिकल फिजन भी बोलता हूं, जिसमें कार्बोकेटायन और कार्बे एनायन बनते हैं। ठीक है जी, तो आज मैं इतना ही करवाऊंगा। कल मैं इसमें आपको सारे ये जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट मेरे सामने बने, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, इनके बारे में बताऊंगा, इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो भी अटैकिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उनकी स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट करवाऊंगा। ठीक है जी, तो कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज फिर मैं कल वाली क्लास में नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? बाकी देखो, असाइनमेंट को रिव्यू करते रहो, जो जो क्वेश्चन उससे हो रहे हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहो। आपको कुछ टाइम एक असाइनमेंट में और दूंगा।
ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।